Hello students, my name is Kajal. Today we will gonna do a little portion of your chapter second and of bipolarity that means दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें मैं आपको आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जिसको आपने सुना होगा शॉक थेरेपी क्या है, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली शॉक थेरेपी जो है उसको आप आघात चिकित्सा भी कहते हैं। शॉक थेरेपी एक शब्द, इस पर आपको पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन भी आएगा बोर्ड में, तो आपको अच्छे से इसको लिख करके आने की शॉक थेरेपी है क्या, जिसे कहा जाता है आघात चिकित्सा। आघात चिकित्सा का मतलब शॉक थेरेपी का आप कहते हो कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर यदि आप शॉक थेरेपी के आगे ये शब्द भी लिख कर आओगे, आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो इसमें भी आपको मार्क्स जो है वो मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स का आता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नवगठित जो देश थे उसमें अब पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व में आपके एक तो विश्व बैंक और दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने ही शॉक थेरेपी का जो पॉलिसी है वो आपके नवगठित देशों को बताया। 1991 में आपके सोवियत संघ का विघटन जो है वो हो चुका था, उसकी वजह से आपके कुछ नए देश भी बने थे और उन नए देशों में अर्थव्यवस्था को वापस से मजबूत करने के लिए विश्व बैंक, आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों ने ही सलाह दी किसी नवगठित देशों को। जितने भी आपके नवगठित देश थे उन्हें आपकी जो है ये सलाह दी गई कि आप क्या करिए, आप एक पॉलिसी को अपनाइए जिसको कहा गया है शॉक थेरेपी या आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो इसका कारण क्या था कि आपको मालूम है कि सोवियत संघ में जो है आपकी समाजवादी विचारधारा थी और वहाँ पर जितने भी उद्योग थे वो सब सरकार के अधीन ही काम करते थे। परंतु अब जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था तो इन सभी देशों में धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो स्थापित होने लगी थी। शॉक थेरेपी के तहत आप कह सकते हो कि जितने भी सरकारी उद्योग थे उनको निजी हाथों में सौंपने का प्रावधान शामिल था। आपको एक पॉइंट लिख कर के आना है जो है एग्जाम के अंदर कि शॉक थेरेपी में सरकारी उद्योगों की नीलामी शामिल थी। अब ये सरकारी उद्योग जो थे ये अब धीरे धीरे करके निजी हाथों में सौंपे जाने लगे, या आप कह सकते हो कि शॉक थेरेपी क्या था, आपका सरकारी क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में बदलना। आपको शॉक थेरेपी को लिख करके कैसे आना, प्रॉपरली एक वे होता है आंसर को लिखने का। आपने पहले शॉक थेरेपी का मतलब बता दिया, किसने इसकी सलाह दी वो आपने बता दिया, उसके बाद आपने ये भी बता दिया एक और लाइन में कि शॉक थेरेपी जो है उसमें होना क्या था, सरकारी उद्योगों की नीलामी जो है वो शामिल थी। परंतु इसका उद्देश्य था क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो जी उद्देश्यों में आपके पास कुछ 2-3 उद्देश्य आपको मिल जाते हैं। जैसे पहला है आपका कि राज्य संपदा का जो है आपका निजीकरण करना था, मतलब जो राज्य संपदा अब तक सरकारी थी उसका निजीकरण चालू किया। ठीक है, निजीकरण के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जितनी भी सरकारी आपकी कंपनियां थी या जिन पर सरकार का नियंत्रण था उन सभी के ऊपर अब राज्य संपदा जो है वो उसको निजीकरण यानी आप कह सकते हो प्राइवेट लोगों के हाथों में जो है बेच देना। ठीक है, दूसरा था आपका इसमें मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको भी मालूम है कि सोवियत संघ के विघटन से पहले समाजवादी जो है विचारधारा यहाँ पर थी और उसका एक अपना ही अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका था, वो था बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ना ही आप किसी भी देश के साथ आयात करते हैं ना ही किसी भी देश के साथ आप जो है निर्यात करते हैं। आप एक सुई से लेकर के एक बड़ी कार या एरोप्लेन जो है वो आप खुद के ही देश के अंदर बनाते हैं। पर अब जब सारे देश
नवगठित होने लगे, तो अब उन लोगों ने क्या करना शुरू करा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुक्त व्यापार, इस पर जो है स्ट्रेस डालना शुरू करा। मीन्स इसके ऊपर जो है उन्होंने ज्यादा फोकस करा, क्योंकि मुक्त व्यापार के अंतर्गत उन्होंने दूसरे देशों के साथ, मुक्त व्यापार के अंतर्गत उन्होंने क्या करा, दूसरे देशों के साथ आयात व निर्यात चालू किया। तीसरा आप कह सकते हैं कि अब तक जो सोवियत देश, जिनको आप कहते थे पूर्वी गुट, उनको पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना था। जी हाँ, अब जो सोवियत देश जो आपके अलग से बने, सोवियत देशों को पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा चीजों को। क्यों उनको पश्चिमी देशों के साथ जो है जोड़ना शुरू किया गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जो आपके जितने भी सोवियत देश थे वे बेसिकली समाजवादी थे, या आप कह सकते हो कि पूर्वी देश, जो पूर्वी अर्थव्यवस्थाएं थी, वे काफी ज्यादा पीछे रह गए थे। वही अगर आप देखते हो अमेरिका, वो उनके जो भी गुट में शामिल देश थे, वो सोवियत देशों से बहुत आगे निकल चुके थे। आप उसको अर्थव्यवस्था के मामले में कह सकते हो, तकनीक के मामले में कह सकते हो, हथियारों के मामले में कह सकते हो। अकेला अमेरिका जो है वो एक महाशक्ति बनने की ओर जो है अग्रसर हो चुका था। तो सोवियत देशों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अमेरिका जैसे देशों के साथ जुड़ करके उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो बेहतर हो सकती है। तो ये तीन उद्देश्य आपको लिख करके आना है एग्जाम के अंदर प्रॉपरली, इनको एक्सप्लेन भी आपको करना है। इसके अलावा शॉक थेरेपी के कुछ परिणाम हुए, उद्देश्य आपसे पूछ ले जाएंगे, पर इससे ज्यादा जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर वो है आपका शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। तो शॉक थेरेपी के परिणाम के अंतर्गत सबसे पहली चीज जो आपको मिली कि इसके अंदर सारी ही चीज नेगेटिव हुई। नेगेटिव का मतलब क्या था कि आपको जितने भी परिणाम मिलते हैं वो कहीं ना कहीं ऋणात्मक रहे। जैसे पहला आप लिख के आएंगे कि पूरी तरह असफल रहा, पूरी तरह असफल का मतलब कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो रणनीति नवगठित देशों को सुझाई वो असफल रही। जिस प्रकार उन्होंने सोचा कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, पश्चिमी अर्थव्यवस्था को अचानक से अपना सकते हैं और उनकी जैसे हम बन सकते हैं, तो वो एक साथ या एकदम से नहीं हो सका, तो पूरी तरह से असफल रही ये रणनीति। इसके अलावा रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। रूस का औद्योगिक ढांचा ध्वस्त हो गया, अर्थात क्योंकि अब जितने भी सार्वजनिक कंपनियां थी वे निजी हाथों में जा चुकी थी, तो औद्योगिकीकरण जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो इस वजह से औद्योगिक ढांचा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। तीसरी चीज आपको मिलती है कि रूसी मुद्रा, क्या है रूसी मुद्रा आपकी, रूबल। तो रूसी मुद्रा रूबल जो थी उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट आई। उसके बाद ही आपको देखने को मिलता है कि जो अमेरिकी डॉलर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता गया, तो रूसी मुद्रा रूबल जो है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आ गई। इसके अलावा जो समाज कल्याण आपकी प्रणाली थी उसका विनाश हुआ, क्योंकि समाज कल्याण प्रणाली का विकास विनाश, सॉरी, समाज कल्याण प्रणाली का विनाश हुआ। विनाश कैसे, क्योंकि अब तक जो सोवियत संघ था वो उसने आप कह सकते हैं कि सामाजिक अर्थव्यवस्था अपना ही इसलिए रखी थी कि उसका मानना था जो राज्य है वो समाज का कल्याण बेहतर तरीके से कर सकते हैं, परंतु अब जो समाज कल्याण की जो प्रणाली थी वे निजी हाथों में जाने लगी। तो इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से विनाश की ओर जो है अग्रसर हो चुका था। पांचवी चीज आपको क्या मिलती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को छोटे मोटे दामों पर बेच दिया गया। बड़ी कंपनियों को औने पौने दामों पर, औने पौने का मतलब काफी कम रेट पर जो है आपको बेच दिया गया, औने पौने दामों पर बेच दिया गया।
इसी को ही, ये जो फिफ्थ पॉइंट है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी को ही वहाँ गराज सेल के नाम से जाना जाता है। आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा गराज सेल जो है वो क्या है। तो गराज सेल का मतलब है भैया यहाँ पर कि आपके जितने भी गराज बोल लीजिए, गैराज बोल लीजिए, ठीक है, गैराज बिक्री भी इसको आप कहते हो। तो ये इतिहास की सबसे बड़ी गैराज बिक्री रही। गैराज का मतलब होता है जहाँ पर आप कबाड़ वगैरह बेचते हैं, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको कबाड़ के भाव पर जो है रूस के अंदर बेच दिया गया है। इसी को आप क्या कहते हैं, गैराज सेल भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण आपसे पूछना चाहता है कि गैराज सेल के क्या कारण है। इसका भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर के अंदर। तो गैराज सेल के कुछ कारण रहते, जैसे आप कह सकते हो गैराज गैराज बिक्री या गैराज सेल जो है गैराज बिक्री के क्या कारण रहते। तो इसका कारण सबसे पहले तो यही था कि जितने भी लोग नीलामी में भाग लेने वाले थे उन सभी नागरिकों को वाउचर दिए गए थे। वाउचर जैसे भी आप कभी कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपको वाउचर मतलब मिलता है। तो उसी प्रकार वहां पर जितने भी नागरिक नीलामी में भाग लेने वाले थे उन सबको वाउचर दिए गए। पर इन वाउचरों का क्या हुआ, नागरिकों ने काला बाजारी करने वालों को बेच दिया। मतलब आप कह सकते हो कुछ कुछ पैसों पर, कुछ कुछ पैसों में उनको जो है बेच दिया गया, क्योंकि भैया उनको सडनली जितनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको अचानक से आघात पहुंचा, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने क्या करा, वाउचर्स को खरीद के और दूसरे लोगों को थोड़े कम पैसों में या जैसे भी उनसे हो सकता था उन्होंने उसको बेच दिया। और वे जिन लोगों ने उन वाउचर्स को खरीदा वो बिक्री में भाग लेने पहुंचे ही नहीं थे। तो इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि गैराज सेल जो है इसने रूस के औद्योगिक ढांचे को जो है उसको भी पूरा का पूरा चरमरा दिया था। मैं इसको पॉइंट्स में भी लिख के बता देती हूँ आपको कि गैराज बिक्री में हुआ क्या, नीलामी लेने वाले लोगों को नीलामी लेने वाले लोगों को वाउचर दिए गए, परंतु परंतु इन वाउचरों को उन नागरिकों के द्वारा काला बाजारी करने वालों को बेच दिया गया। साथ ही साथ ऐसा हुआ क्यों, लोगों को पैसों की सख्त जरूरत थी और इस वजह से उन्होंने जितने भी ये वाउचर्स थे उन्हें सस्ते दामों पर दूसरे काला बाजारी करने वाले लोगों को बेच दिए। और वो जो लोग थे वो खुद इस गराज सेल के अंदर भाग लेने नहीं पहुंचे, जिस वजह से वहां देखा गया कि जितनी भी ये कंपनियां थी ये ना कबाड़ के भाव पर जो है बेचा गया, और इसी को आप क्या कहते हैं, गराज सेल या गराज बिक्री। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपका ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है आपको टॉपिक मिल जाता है आपके एग्जाम्स में। तो आप इसको प्रॉपरली इसी तरीके से लिख कर आएंगे तो आई होप यू विल गेट द मार्क्स एंड थैंक यू सो मच।